ठीक है, तो मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है और हमारे पास कोई लाइन की जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट p, उसका कोई कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस है वो डिफाइन कैसे होता है, हाउ डू वी डिफाइन इट। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे यहां से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर ऑन दिस pm, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखिए the distance between a line and a point, the distance between a line and a point is defined as the shortest distance between them. Distance between a line and a point is defined as the shortest distance between them. Shortest distance और perpendicular distance भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास d, ठीक है। कितना होता है ये, पहले मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं। pm जो कि d है बहुत आसानी से निकल जाता है, फिर प्रूफ भी करेंगे हम इसका, ठीक है। तो करना क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन में इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दो x1 y1, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट्स जो हैं उनका स्क्वायर करो, a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है b स्क्वायर और उसका अनरूट कर दो और इसका मॉड ले लो, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ भी है, तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, x 0 एंड y एक्सिस यहां पर। नाउ वी विल ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन a b और c कांस्टेंट्स है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो हमने ऐसे रफ डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये लाइन ऐसे करके, दिस इज द रफ डायग्राम, ठीक है। दिस इज ax प्लस by प्लस c और ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने रफली मान लिया कि ये यहां पर है, दिस पॉइंट p इज हियर, दिस इज x1, y1। ये जो लाइन है, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक है पॉइंट a, एक है पॉइंट b, ठीक है। अच्छा, हमने पॉइंट p से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन के ऊपर, जो कि हमें निकालना भी है pn और इसकी वैल्यू है d, ये हमने ऐसे करके निकालनी है, ठीक है। सेम डायग्राम है, बस थोड़ा सा तिरछा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, PB को और PA को भी ज्वाइन कर देते हैं, एक ट्रायंगल बन गया PAB, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हम पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, बट इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। तो अगर मैं इस लाइन में y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 डाल दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस c बाई ए, तो इसका माइनस c बाई ए एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी तरह से ये जो पॉइंट B है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। x कोऑर्डिनेट अगर हमने 0 डाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस c बाई b, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस c बाई b। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। जैसे ये लाइन है हमारे पास, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती थी, ठीक है। कैसे करते थे, राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, तो ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c से डिवाइड करो, तो ax अपॉन माइनस c प्लस by अपॉन माइनस c इज इक्वल टू 1, a से डिवाइड करो, तो x अपॉन माइनस c बाई ए प्लस y अपॉन माइनस c बाई b इज इक्वल टू 1। ऐसे करते हैं, तो ये माइनस c बाई ए क्या है, x इंटरसेप्ट, वही तो है ये लेंथ है माइनस c बाई ए x इंटरसेप्ट, और ये माइनस c बाई b क्या है, y इंटरसेप्ट, वही ये वाली लेंथ है,
ये वाली लेंथ माइनस सी बाई वाई इंटरसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल दिया। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो पी ए बी है, ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हमें पता है, तो तीनों कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स है तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है, 10 क्लास में भी हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमने किया। दूसरा तरीका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस ए बी की लेंथ निकाल दी जाए और हाइट है डी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वहां से डी की टर्म्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, तो डी निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं ए बी लेंथ निकालता हूं। ए बी लेंथ, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है माइनस सी बाई ए, ये लेंथ कितनी है माइनस सी बाई बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये लेंथ ऐसे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे आ जाएगा। सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया बाहर, तो बाहर आ जाएगा सी, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो सी इंटू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए बी बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने ए बी की लेंथ निकाल ली। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, ये मैं लिख रहा हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने क्या ले लिया ए बी और हाइट मैंने क्या ले ली डी, तो ये क्या बन जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू डी। ए बी लेंथ मैंने ये ले ली, ठीक है, जो निकालिए, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू सी अपॉन ए बी इंटू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाई डी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी आ गया। अब इसी ट्राइंगल का एरिया मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स के तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी क्या होता था, हाफ ऑफ x1, ठीक है ना, हाँ x1 लिख लिया, हाँ x1 आगे बोलो, मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3, y2 क्या है 0, y3 क्या है माइनस सी बाई डी, तो y2 इज 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई डी प्लस x2 क्या है माइनस सी बाई बी मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस x2 आ गया। अब यहाँ y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस सी बाई बी माइनस ऑफ y1 प्लस फिर x3 कितना है 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसका मॉड भी रखते हैं क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एरिया निकालते हैं हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 अंदर ले जाओ, तो c इंटू x1 अपॉन डी, माइनस सी ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y1 c अपॉन a प्लस 0 और इसका मॉड यहां पे ऐसे आ गया। अब 1/2 हमने यहां रखा, अब यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा ए बी, बी यहां पहले से है, बी से डिवाइड किया, ए से मल्टीप्लाई किया तो ए सी x1, पहले मैं ये लिख रहा हूं, ए से डिवाइड किया तो बी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी y1, ए बी यहां है तो यहां पे सी स्क्वायर का मॉड, सी कॉमन आ रहा है तो 1/2 सी अपॉन ए बी नीचे से मैंने लिया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी और इसका मॉड। Now this area is equal to that area. So this is equation 2 and that is equation 1. Equation 1 और 2 को equate कर दो, ठीक है, equation 1 is equal to equation 2 कर दो। तो equation 1 है 1/2 into c upon ab multiplied by under the root of a square plus b square और db है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू 1/2 मॉड के बाहर c अपॉन ए बी को ला सकते हैं
पॉजिटिव चीजें हैं, अंदर रखेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 कैंसिल, सी अपॉन ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर वहां ले जाओ, मॉड के अंदर भी ले जा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चीज है। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर, हेंस रूट। बताओ भाई, समझ पाई बात? तो बहुत आसान है याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन। और बहुत ही सिंपल है, आप x1 y1 को उस लाइन के अंदर डालो और डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से उतारो इसको। नेक्स्ट लिखिए इसी में ही मतलब फर्स्ट पॉइंट, इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ a line from origin, distance of a line from origin, ये हमने पहले भी किया है परपेंडिकुलर फॉर्म के, उसमें भी हमने किया था, वही रिजल्ट यहां से भी आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और वो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है। मान लो ये डी है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। डी डिस्टेंस कैसे आएगा? ये 0 0 इस लाइन में डालो, तो a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट उसका मॉड, 0 0 वाली टर्म्स खत्म, तो आपके पास आ जाएगा c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट का मॉड। ये वहां पे भी आता था, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, किसी भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होता है, पढ़ा हुआ है हमने पहले, ठीक। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो, ये दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d वो भी हम निकाल सकते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है pq और ये डिस्टेंस pq दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। पहली वाली लाइन की जो इक्वेशन है मान लो वो है ax प्लस by प्लस कॉन्स्टेंट c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पैरेलल लाइंस की ये खास बात होगी कि कोफिशिएंट x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो या तो सेम होंगे, जैसे ax प्लस by सेम होगा, कांस्टेंट टर्म अलग हो सकती है c2, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, 10th लेवल पे भी हमने पढ़ी हुई ये चीजें, ठीक है। लेकिन अभी ये ax प्लस by सेम होना चाहिए, तभी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। स्लोप सेम होना चाहिए ना, c1 c2 कांस्टेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हमें ये डिस्टेंस d निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है पहले तो समझते हैं। जो ये c1 और c2 है इन दोनों के बीच में डिफरेंस करो, जैसे c2 माइनस c1 कर लिया, डिवाइडेड बाई नीचे हमेशा वही आएगा जो आ रहा है अभी तक डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा ये होता है, ठीक है। अब आप हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो है अपने सिलेबस में। मान लो ये पॉइंट P है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1, ये इस लाइन पे है, पहली वाली लाइन पे, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो x1 y1। अब पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PQ डिस्टेंस अगर x1 y1 हमें पता है तो यहां पे x1 y1 डालते हैं इस लाइन में, क्योंकि पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल देना, तो यहां डालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट और उसका मॉड, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो x1 y1 है ये इस लाइन पे है, अगर इस लाइन पे है तो इस लाइन
कि इक्वेशन को भी ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये x1 y1 आपको इस लाइन में डालना चाहिए। तो अगर हम डालें तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट जो होता है, जिस लाइन पे जो पॉइंट होता है उस लाइन की इक्वेशन को फुल्ली सेटिस्फाई करता ही करता है। यहां से आप क्या करो, ax1 प्लस by1 की वैल्यू निकालो, c उधर ले जाइए माइनस c1, और यहां पे ax1 प्लस by1 जो ये है इसकी जगह पे डाल दो, तो pq क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे माइनस c1 डाल दो, तो माइनस c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, वही बन गया c2 माइनस c1 जो यहाँ पे, इसका छोटा सा प्रूव हो गया। समझ में आ रही बात? लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म perpendicularity and coincidence of two lines. Condition of parallelism, perpendicularity, coincidence and intersection of two lines. Condition of parallelism, collinearity या perpendicularity और collinearity नहीं, सॉरी, condition of parallelism, perpendicularity, intersection and coincidence of two lines। क्या मतलब है इसका? मतलब ये हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। मान लो आपके पास दो लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस कब इंटरसेक्टिंग होगी, कब पैरेलल होगी, वो चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, उनका स्लोप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप m1 शुड बी इक्वल टू स्लोप m2। स्लोप कैसे निकालते थे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a1 बाय b1, पहली लाइन का स्लोप। दूसरी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस a2 बाय b2, माइनस से माइनस कैंसिल, a2 यहां ले आओ, b1 वहां ले आओ, तो आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। याद है ऐसा हम करते थे, देखो अब a1 अपॉन a2 डिवाइडेड इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर हो तो पैरेलल लाइंस कहलाती थी, 10th क्लास में करते थे। हाँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो पूरी कंडीशन अब ऐसे लिख लेते हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा होता है तो पक्का पैरेलल लाइंस हैं, ये 100% श्योर है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ये बराबर ना हो, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, दे आर नॉट इक्वल, तब होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिख लीजिए इसके आगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग डेफिनेटली होगी। इसमें c1 अपॉन c2 का कोई लेना देना नहीं है, वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं, किसी के इक्वल, एक के इक्वल हो सकता है, a1 अपॉन a2 के इक्वल होगा या b1 अपॉन b2 के इक्वल हो सकता है, या दोनों के इक्वल भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तब लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं। तो लिख दीजिए कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है कि भाई एक के ऊपर दूसरी, अलग अलग लाइंस नहीं है, वो एक ही लाइन है, एक लाइन ये है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है। तो बेसिकली आप ये भी नहीं कह सकते कि दो लाइनें हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन ले लूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मैंने एक लाइन ये ले ली और दूसरी लाइन मैंने क्या ली, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। लेकिन क्या ये दूसरी इक्वेशन है? दिखने में तो है, लेकिन भाई 2 से तो मल्टीप्लाई किया। अब रेशियो सेम आएगा, 2/4 कितना होता है 1/2, 3/6 कितना होता है 1/2, ये भी 1/2, तो रेशियो सेम आ रहा है। लेकिन दो अलग अलग लाइंस नहीं कहलाती है, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस हो तब क्या हो? ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस आपको पहली कंडीशन पता है, उसी कंडीशन से आएंगी। जैसे यहाँ पे पहले लाइन की कंडीशन भी हमें पता है कि स्लोप इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशंस क्या होती है? उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है -1। तो m1 m2 हम निकाल चुके हैं। m1 इज -a1 अपॉन b1 मल्टीप्लाई बाय -a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1। a1 a2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू -1। b1 b2 वहां मल्टीप्लाई कर दो तो a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2। इधर ले आओ तो ये सिंपल कंडीशन बनती है जो आप याद करनी आपने, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो खैर ये तो मेन कंडीशन है ही ना, m1 m2 इज इक्वल टू -1 तो मेन कंडीशन है, तो हर जगह यूज होगी तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक एडिशनल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 भी अगर 0 हो रहा है तो भी वो कैसी लाइंस कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइन, सेम ही कंडीशन से आती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहां से हम कुछ चीजें जरा सीखते हैं। जैसे पहले समझाता हूं फिर मैं एक नोट आपको लिखवाता हूं। अगर हमारे पास कोई लाइन है, मान लो हमारे पास कोई लाइन है और हमने इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, ये लाइन की इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, और हम चाहते हैं कि हमें इसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, जरूरत है हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हम फटक से लिख सकते हैं। क्या करना है, ये टर्म ऐसी की ऐसी ax प्लस by ऐसी की ऐसी, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है उसको बदल दो, c के बजाय कुछ और कर दो, अननोन लैम्डा, तो पैरेलल तो हो ही गई ना, क्योंकि ए दोनों ये a कोएफिशिएंट b भी कोएफिशिएंट तो सेम आ गए। फिर वो लैम्डा कैसे निकालते हैं? लैम्डा किसी एडिशनल कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से लैम्डा निकल जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो लिखिए नोट नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c is equal to 0. Equation of a line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus lambda is equal to 0. Is ax plus by plus lambda is equal to 0, where lambda is an arbitrary constant, to be obtained by some additional information. Where lambda is an arbitrary constant to be obtained by some additional information. ये पहला नोट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नोट, उसको भी पहले हम समझते हैं। देखो ऐसा है,
अगर हमारे पास कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत है, हमें लिखनी हो। तो शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे लिखें? तरीके तो कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है जो एकदम से फटक से आ रहा है? ठीक है, शॉर्टकट है, मतलब दिस बेसिक्स आर बेसिकली शॉर्टकट है। तो आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 0 चाहिए किसी भी हालत में। तो पता क्या करना चाहिए, ये जो चीज है कांस्टेंट को गोली मारो, फिर इसको देखो, ये a और b है, आप यहां पे क्या करो, b और a को इंटरचेंज करो, मतलब bx करो, b को x का कोएफिशिएंट बनाओ और a को y का कोएफिशिएंट बनाओ, और बीच में साइन चेंज कर दो और कुछ भी लैम्डा डाल दो। वो लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे हम। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये दोनों लाइन पक्का परपेंडिकुलर है। कैसे है? क्योंकि कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 0 होना चाहिए। अब आप देख लो, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, क्या बन गया, b इंटू a ba प्लस b1 b2 प्लस b1 b2। तो b1 ये हो गया माइनस a इंटू प्लस b माइनस ab और प्लस ba कितना हो गया, 0 हो गया, हमेशा 0 आएगा। बाकी लैम्डा जो है वो एडिशनल चीज है, वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो लिखिए नोट नंबर 2 लिखिए, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0, perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 is bx minus ay plus lambda is equal to 0. Is bx minus ay plus lambda is equal to 0, where lambda is an arbitrary constant, to be obtained by some additional information. Where lambda is an arbitrary constant to be obtained by some additional information. ठीक है, चल जाए। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए L इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, देखो लाइन को लिखने का तरीका इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 6 is equal to 0. L is a line that is given by this. L is equal to this. ठीक है, find the equation of a line. Find the equation of a line which is, number first part, parallel to capital L, which is number first part, parallel to capital L and passing through -1, 2. Parallel to capital L and passing through -1, 2. Second part, perpendicular to capital L and sum of whose intercepts on both axes. Perpendicular to capital L and sum of whose intercepts on both the axes is 7/12, and sum of whose intercept on both the axes is 7/12. ठीक है, अब देखो क्या है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इस लाइन के हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, और जब हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा यूज होगा, और उस लैम्डा को निकालने के लिए कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, उसको यूज करके तुम्हें निकालना होगा। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो
तो फर्स्ट पार्ट में इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन है वो होगी 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अब ये लाइन कहां से जा रही है, -1, 2 से जा रही है। तो -1, 2 जो है इस पॉइंट से जा रही है, फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया इस पॉइंट से जा रही है, तो इस ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको यहां डालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 -4 इंटू 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -3 -8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 11। लैम्डा इज इक्वल टू 11 आ गया। अब इस लैम्डा को वापस बैक सब्स्टिट्यूट करना है, लैम्डा निकाल दिया ना हमने, क्योंकि हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी। तो 3x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। 3x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जो हम निकालना चाहते थे वो आ गई। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, मतलब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो मैं तुम्हें जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो आएगा ही नहीं जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, लेकिन ये यूज होता है बेसिकली। मैं कैसे यूज होगा वो आपने देखना चाहिए, यूज होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लैम्डा नहीं प्लस 6 है ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, -4x, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम -4x -3y, ठीक है ना। हाँ, बीच का साइन चेंज करना है, तो -3y प्लस लैम्डा या म्यू ले लो, कुछ भी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के जो x और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उनका सम 7/12 होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो पहले आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ, म्यू को उधर ले जाओ, तो -4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस म्यू, माइनस 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 कैंसिल, म्यू को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा 4x अपॉन म्यू प्लस 3y अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1। x का कोफिशिएंट नीचे लाओ, तो x अपॉन म्यू बाई 4 प्लस y अपॉन म्यू बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया, म्यू बाई 4, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, म्यू बाई 3। x और y इंटरसेप्ट आ गए। अब x और y इंटरसेप्ट जो है इन दोनों का सम, तो म्यू बाई 4 प्लस म्यू बाई 3 का सम कितना है, दैट इज 7/12। ऐसे है। अब आप एलसीएम ले लो, 4 3 12, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 3 म्यू प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 7/12। तो यहां पे आ जाएगा 7 म्यू अपॉन 12 इज इक्वल टू 7/12। तो 12 से 12 कैंसिल, तो म्यू कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी। अब वो म्यू इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में डाल दो। किस इक्वेशन में डालें, इसमें डाल देते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, वेरिएबल यूज, ठीक है। यहां पे तो माइनस है, हमने कैंसिल किया, तो इसमें डाल दो, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, या 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से यूज होती है।